वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम प्लस टू सेकेंड ईयर बिजनेस मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। राइट, बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है हमारा डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स से ही स्टार्ट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स का ये इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा जिसमें हम मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कोफैक्टर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर के से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन में बोर्ड में राइट कर लिए हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन देखते हैं, देन आफ्टर हम फिर बोर्ड इरेज करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, कोफैक्टर्स एंड ढेर सारे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग में यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है डिटर्मिनेंट इज ए फैक्टर व्हिच डिसिसिवली इफेक्ट द नेचर एंड आउटकम ऑफ समथिंग। यानी अगर हम डिटर्मिनेंट को किसी में इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में, आउटकम्स का मतलब होता है रिजल्ट, दैट इज आउटकम। तो आउटकम जो रिजल्ट होता है उसमें बड़े क्विकली रिजल्ट दिखाता है। डिसिसिवली का मतलब होता है क्विकली। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्विकली। तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा फैक्टर है जो कि क्विकली इफेक्ट करता है नेचर एंड आउटकम ऑफ समथिंग। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर हम डिटर्मिनेंट्स को अप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट बड़े क्विकली दिखाता है। फिर बोलता है कि इन ए लीनियर अलजेब्रा द डिटर्मिनेंट इज एन यूजफुल दैट कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉर्मली हम क्लास 10 में मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं, तो उस मैट्रिक्स से हमको पता चलता है कि मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल होता है। डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे क्या करता है? स्क्वायर मैट्रिक्स को बड़े इजीली सॉल्व करता है, जिसके लिए वो क्या इस्तेमाल करता है? कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज in a linear algebra the determinant is unuseful that can be computed from the elements of a square matrix। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट से ही से सॉल्व किया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हम बोलेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है ना, मान लीजिए कि मैट्रिक्स यहाँ पे ए लिखा है। ठीक है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमारा एलिमेंट हो गया 1 2 3 4। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में लिटिल बिट डिफरेंस होता है। मैट्रिक्स में क्या होता है ना, यहाँ पे ब्रैकेट साइन होता है। ठीक है, दोनों तरफ ब्रैकेट होता है, बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है? ब्रैकेट के बदले बार का इस्तेमाल होता है। यानी जैसे यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट थोड़े मुड़ गए हैं ना, ऐसे मुड़े रहेंगे, ये तो ब्रैकेट है, ऐसे रहेंगे सीधा सीधा, तो इसे हम डिटर्मिनेंट कहेंगे। ठीक है, तो फर्दर हम इसे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स कैसा लिखा जाता है। ऐसे ब्रैकेट में एलिमेंट लिखा जाता है। यहाँ पे बेसिकली 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो ये हो गया 2 एंड 2 ऑर्डर में है। कितने ऑर्डर में है? 2 एंड 2 ऑर्डर। 2 एंड 2 ऑर्डर का मतलब क्या हो गया? इसमें 1 रो एक रो है, ये 2 रो हो गया, रो में ये 2 रो है। और कॉलम में अगर देखा जाए तो इसे कॉलम कहते हैं, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। तो रो 2 है और कॉलम भी 2 है, तो यानी कितने ऑर्डर में हो गया? 2 एंड 2 ऑर्डर में हो गया, दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर किसी के इक्वल होते हैं, 2 इंटू 2 ऑर्डर, 3 इंटू 3 ऑर्डर, 4 इंटू 4 ऑर्डर, 5 इंटू 5 ऑर्डर, अगर नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे तो उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। तो इन स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए is denoted by this symbol. This symbol, this here, the triangle, small triangle symbol is known as determinant। तो इसे डिटर्मिनेंट का सिंबल बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू A11 A12 A21 एंड A22। तो इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेंट। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं DET det यानी डिटर्मिनेंट डॉट ए। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए के तरफ दोनों तरफ हम बार डालेंगे, और इसे भी हम कह सकते हैं, इसे रीड कैसे करेंगे, करना है हमें ना ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए के दोनों तरफ हमें बार रख लेना है। देन हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स वेर यूज्ड बाय गॉटफ्रेड डब्ल्यू लेबनिज इन द ईयर 1693 एंड सब्सिक्वेंटली गैब्रियल क्रेमर्स डिवाइज्ड क्रेमर्स रूल फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम इन 1750। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल कौन किए थे? गॉटफ्रेड डब्ल्यू लेबनिज किए थे। कौन सा साल में इस्तेमाल किए थे? 1693 में सबसे पहले इसका इस्तेमाल किए थे। गॉटफ्रेड है ना डब्ल्यू लेबनिज जो है एक मैथमेटिशियन है, तो इसका इस्तेमाल वो पहली बार किए। फिर बाद में सब्सिक्वेंटली लिखा है गैब्रियल क्रेमर। गैब्रियल क्रेमर ये भी अनदर एक मैथमेटिशियन है, ये इनके बाद आए, गॉटफ्रेड के बाद आए। डिवाइज्ड क्रेमर्स रूल, तो एक रूल बनाए जिसे वो अपने ही नाम से रखे हैं, क्रेमर्स रूल
फॉर सॉल्विंग लीनियर सिस्टम इन 1750। अब ये लीनियर सिस्टम क्या है, जैसे कि हम देखें दो इक्वेशन राइट कर लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, राइट, देन 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। मान लीजिए कि दो इक्वेशन हम यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। इन तरह के इक्वेशन में जहाँ पे दो मिनिमम वेरिएबल होते हैं और एक कांस्टेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं इसे हम, लीनियर इक्वेशन। इन तरह के प्रॉब्लम्स को हम नॉर्मली क्लास 10th में हम सॉल्व करके हैं ढेर सारे मेथड्स में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लीनियर प्रॉब्लम इक्वेशन को सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी हम प्लस 2 सेकेंड ईयर में भी इसका लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। तो कहता है कि क्रैमर्स जो थे एक रूल बनाए थे 1750 में, वो क्या करे, इस लीनियर इक्वेशन को अपने ही डिटर्मिनेंट के रूल्स के मेथड के हिसाब से उसे सॉल्व किए थे, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल होता है, एंड ऑल्सो द सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, इस तरह का इक्वेशन जहाँ पे दो वेरिएबल कौन कौन हो गए, एक्स जैसा कि एक वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, बट 5 यहाँ पे कांस्टेंट है। क्योंकि एक्स और वाई को वेरिएबल इसलिए बोला गया क्योंकि इनके वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए इनको वेरिएबल बोला जाता है। बाकी जो नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो इन तरह के इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ये डिटर्मिनेंट से सॉल्व होता है। एंड यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल होता है मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। यानी मैट्रिक्स का इनवर्स फॉर्म, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका प्रीवियस स्टेज में मान लीजिए इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे, और इसका सोल्यूशन निकलने के बाद उसमें अगर हम डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम बैक ऑर्डर में फिर से इनवर्स का यानी मैट्रिक्स का रिवर्स रिजल्ट को पा जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एंड ऑल्सो सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। ओके, ये था हमारा मीनिंग था, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल होता है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बड़ा क्विकली रिजल्ट दिखाता है। और इसमें दो बेसिकली मैथमेटिशियन थे, गॉटफ्रेड डब्ल्यू लेबनिज, देन उसके बाद आए गैब्रियल हेनक क्रेमर्स, जो कि क्रेमर्स रूल से जाने जाते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट को फॉर्मूला बनाए थे इन तरह का लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए और मैट्रिक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए। देन आते हैं हम डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन में लिखा है द टर्म डिटर्मिनेंट कैन बी डिफाइंड एज इन न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया जैसे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम पहले भी बोल दिए, जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल हो तो उन्हें स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है। 2 × 2 ऑर्डर हो, 3 × 3 ऑर्डर हो, 4 × 4 ऑर्डर हो, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स में जाने जाते हैं। तो इनके वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए यानी फाइंड आउट करने के लिए द कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन वेरिएबल्स, मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स लिए गए हैं, जैसे कि x और y लिए गए हैं इन लीनियर इक्वेशन में। अब इनके कोएफिशिएंट कौन है, x के साथ जो बैठा है वो उसका हो गया कोएफिशिएंट, यानी 2 जो है यहाँ पे x का क्या है ना, कोएफिशिएंट है। सिमिलरली y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 3 है। यहाँ पे देखते हैं x का कोएफिशिएंट 3 है और y का कोएफिशिएंट कितना है ना, 5 है। तो x और y के साथ जो वैल्यू होते हैं वो उनके कोएफिशिएंट होते हैं। तो यहाँ पे लिखता है द कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन वेरिएबल्स। अननोन वेरिएबल जैसे कि x, y, z भी हो सकता है, ठीक है। अननोन वेरिएबल्स एनक्लोज्ड बाय 2 बार्स। 2 बार्स का मतलब हो गया 2 बार में इनको एनक्लोज कराया जाता है। जैसा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट 2 3 4 5। अब मान लीजिए कि इसे ही हम सॉल्व करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन है, हम इसको डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो हम इसे 2 ले लिए। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। y का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, बस। तो इनके वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को अगर इस तरह से हम लिख देते हैं और दोनों तरफ बार पुट करते हैं तो हमें पता चलता है इसे डिटर्मिनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे वही पर बोला है द टर्म डिटर्मिनेंट कैन बी डिफाइंड एज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑब्टेन किया 2 3 3 5 2 3 3 5 फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हो गया एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारा बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी 2 × 2 ऑर्डर में है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया।
द कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन वेरिएबल, तो ये एक्स वाई अननोन वेरिएबल है, उनके कोएफिशिएंट हम लिए हैं 2 3 3 5, 2 3 3 5, एनक्लोज्ड बाय 2 बार्स, यानी इनको बंद करा गया है दोनों तरफ से 2 बार देकर, एनक्लोज्ड बाय 2 बार्स। द प्रोसेस ऑफ डायगोनल एक्सपेंशन, अब इसको हम एनक्लोज करेंगे, यानी अभी हम इसे क्लोज करके रखे हैं ना, एनक्लोज का मतलब होता है इसे खोल देंगे हम, कैसे करेंगे, प्रोसेस ऑफ डायगोनल एक्सपेंशन, ठीक है ना, डायगोनल एक्सपेंशन का मेथड का इस्तेमाल करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि क्रॉस डायगोनल किसे कहते हैं, कॉर्नर टू कॉर्नर को डायगोनल कहते हैं, इधर से 2 और 5, इधर से 3 और 3, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल। तो 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस देन 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 5 दैट इज 10 माइनस 3 इंटू 3 दैट इज 9, 10 से 9 माइनस कर लेते हैं देन 1, तो डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना निकल गया हमारा, दैट इज 1। तो बोला था वेरिएबल एनक्लोज्ड बाय 2 बार्स को हम एनक्लोज किए बाय द प्रोसेस ऑफ डायगोनल एक्सपेंशन, ये जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई किए डायगोनली, इसे कहते हैं डायगोनल एक्सपेंशन, ठीक है। डायगोनल एक्सपेंशन टू टेल अपॉन ए गिवन अलजेब्रिक सिस्टम, तो ये हमारा अलजेब्रिक सिस्टम में से कन्वर्ट कर लिया, जैसे ऐसे मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, देन इसे कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। देन डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर हम यहाँ पे राइट किए हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं क्रेमर्स के थ्रू, ठीक है। तो क्रेमर्स यहाँ पे क्या बनाया है, लिखे हैं डिटर्मिनेंट, इस सिंबल को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। A11 A12 यानी फर्स्ट प्लेस को हम A11 से डिनोट करेंगे, सेकंड प्लेस को A12 से, फिर A21 से, फिर थर्ड प्लेस को यहाँ पर सेकंड रो का सेकंड प्लेस को हम कितना से A22 से डिनोट करेंगे। तो 11 12 देन 21 22, इनके रो में गैप कितना है, 10 10 का गैप है, 11 से 20 21 जो है 10 का गैप है, 12 से 22 10 का गैप है। और जब ये अपने है ना रो में रहेंगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेंगे, 11 12 अगर ये 2 इंटू 2 ऑर्डर में है जैसे कि हमारा, ठीक है। अगर इसको हम 3 इंटू 3 ऑर्डर में लिखेंगे तो फिर A11 A12 फिर A13 भी हो जाएगा, 21 22 23 हो जाएगा, फिर नीचे 31 32 33 हो जाएगा जब हम 3 इंटू 3 ऑर्डर को आएंगे। ये फिलहाल हमारा 2 इंटू 2 ऑर्डर में है, इसलिए ये पहला 11 है देन 12 है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। फिर 21 के बाद 22 आता है, बट ये रॉ में इंक्रीजिंग ऑर्डर है। कॉलम वाइज अगर देखा जाए तो इनके गैप 10 10 के गैप है, ठीक है। 11 21 से 11 माइनस करें 10, 22 से 12 माइनस करें तो यहाँ पर भी आता है 10। तो ये 2 ऑर्डर में है। थर्ड ऑर्डर में हम एक शो करते हैं, इसे इरेज करके, जैसे हमको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 देन A12 A हो गया हमारा 13, ठीक है। तो पहला रो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा 11 12, यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर यानी 2 हमारा हो गया है ना, रो है, इधर एक रो 2 रो हो गया, कॉलम में भी 1 और 2 हो गया, तो इसलिए 2 इंटू 2 ऑर्डर। यहाँ पे हम 3 इंटू 3 ऑर्डर करेंगे, तो 11 12 देन उसके बाद आ गया 13, फिर लिखते हैं हम 21 22 एंड 23, 21 22 एंड 23, फिर हम लिखेंगे 31 32 33। तो ये बेसिकली हमारा हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर में, ठीक है। तो ये 3 इंटू 3 ऑर्डर में 11 12 था, यहाँ पर एक्स्ट्रा सिर्फ एक 13 आया है, 21 22 था, यहाँ पर भी 21 to 22 है, देन एक्स्ट्रा 23 आया, फिर और एक आया गैप, जैसे कि 11 के बाद 21 10 गैप रखकर फिर 31, ठीक है, 11 21 एंड 31, फिर 31 के बाद 32 33, ठीक है, ओके। अब इसका एक्सपांसन क्या था, डायगोनली, यानी हम A11 को लेकर A22 में मल्टीप्लाई किए, फिर A12 को लेकर A21 में मल्टीप्लाई किए, तो ये डायगोनली हमारा एक्सपांसन हो गया, जो कि हमारे डेफिनेशन में हम क्लियर हो गए थे। अब 3 ऑर्डर का जो होता है उसका एक्सपांसन हम देखेंगे। 3 ऑर्डर में हम पहले A11 को फाइंड आउट करेंगे, A11 को क्लोज करेंगे। जब A11 को फाइंड आउट करेंगे तो मान लीजिए कि A11 फाइंड आउट हो रहा है, तो इस A11 के सीधे में जो रो है वो कैंसिल हो जाएगा,
उसी के सीधे में जो कॉलम भी है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यानी ऊपर का रो और उसी A11 के सीधे में नीचे का कॉलम कैंसिल हो गया। तो बचा हमारा A22, 23, 32 और 33, यानी ऊपर का बिट और ऐसे करके नीचे का बिट कैंसिल हो गया। बाकी हमारा ये बीच का बच गया, तो इसे लिख लेना है यहाँ पे A22, A23, A32, A33, ठीक है, ऊपर का बिट और नीचे का बिट, क्योंकि हमें A11 फाइंड आउट करना है तो उसी के सीधे के जो वैल्यूज होंगे उन्हें हमें डिलीट कर देना है और उसे नीचे से भी डिलीट कर देना है, रो में भी और कॉलम वाइज भी, ठीक है। बाकी के जो वैल्यू हैं 22, 23, 32 और 33 पिकअप हो गया। फिर हमें फाइंड आउट करना है A12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, माइनस साइन देना है, A12 लिखना है। A12 में क्या लिखना है, देन A12 के सीधे में हमें उसका कॉलम भी कैंसिल कर देना है और रो भी कैंसिल कर देना है। तो रो कैंसिल करेंगे तो ऊपर का पूरा कैंसिल हो जाएगा, कॉलम कैंसिल करेंगे तो सिर्फ बीच का ही कैंसिल होगा। तो बाकी बचा A21, 23, A31, A33। तो यहाँ लिखना है A21, 23, A31, 33, ठीक है। A21, 23, 31 एंड 33। देन पहला हमारा प्लेस जो होता है वो प्लस होता है, पहला A11 प्लस का घर होता है, A12 माइनस होता है, देन फिर से हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस हम रखेंगे A13। A13 को हमें कैसे रखना है, अब A13 के सीधे का रो हमारा कॉलम कैंसिल हो जाएगा और रो भी कैंसिल हो जाएगा। रो जो कैंसिल होगा ऊपर का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसके सीधे में कौन रह गया, एक कॉलम कैंसिल हो गया, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो बाकी बचा कौन, A21, 22 और 31, 32। A21, 22, A31, A32, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक्सपेंशन। तो हम टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर का अगर देखें टू ऑर्डर में, तो एक्सपेंशन में सिर्फ बीच में हमें माइनस साइन देना है, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। बट थर्ड ऑर्डर में क्या करना है, A11 लिखना है, उनके सीधे के रो कॉलम को डिलीट करना है, बाकी वैल्यूज को इस तरह बार के अंदर लिख देना है। फिर A12 जब लिखेंगे तो माइनस देके लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस हमारा प्लस होता है, देन माइनस, देन उसके बाद प्लस होता है, ठीक है। तो A12 लिखे, देन A12 के सीधे में जो कॉलम हो गया, जो रो हो गया वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज जो है हमारे पिकअप हो गए। फिर A13 लिखेंगे प्लस साइन देके, फिर उसके सीधे के रो और है ना, रो और कॉलम दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यूज जो रहेंगे वो बार देकर लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डिटर्मिनेंट का सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो मीनिंग, डेफिनेशन, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन हम कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर आते हैं, ठीक है। ओके, देन हम एग्जाम्पल एक राइट कर लिए। पहले हम एग्जाम्पल को देखेंगे, देन उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स को आएंगे। एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जाम्पल 1 हम राइट किए हैं, यहाँ पे इवैल्यूएट लिखा है। फर्स्ट टाइम में लिखता है कि डिटर्मिनेंट, दिस सिंबल इज डिनोटेड बाय द डिटर्मिनेंट, राइट, इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 दिया है, इसका वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में हम डिफाइन करते हैं, लिखते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1, 2, देन 3, 4, देन इसका वैल्यू चलिए डिफाइन करते हैं। तो वैल्यू हमें डायगोनली करना है बेसिकली, तो यानी 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से जाना है, ठीक है। देन फर्स्ट 1 to 4, ठीक है, 1 into 4, देन ब्रैकेट माइनस, देन 2 into 3, 4 1 जा 4, माइनस 3 2 जा 6, देन वैल्यू कितना आ गया, दैट इज -2। 4 से 6 माइनस करेंगे तो -2। इट्स योर आंसर। तो ये हो गया हमारा गिवन डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया -2। सेकेंड बीट में देखते हैं क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 6 -3 5 एंड -4, 6 -3 5 और -4। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज, माइनस, देन फिर मल्टीप्लाई हमें करना है -3 को 5 में मल्टीप्लाई करना है, यानी -3 × 5, ठीक है।
6 4 जा 24, इट्स अ माइनस 24, माइनस प्लस माइनस, देन माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15। अब 15 से 24 हम माइनस कर लेते हैं तो हमारा आ गया -9। ठीक है, इट्स योर आंसर। डायगोनली बेसिकली हमारा फर्स्ट आई और सेकंड आई दोनों जो है हमारे 2 2 ऑर्डर में है, यानी 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये 2 × 2 ऑर्डर में है। ठीक है, थर्ड बिट देखते हैं। थर्ड बिट में डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये भी 2 × 2 ऑर्डर में है, 2 रो है। ठीक है, 1 रो 2 रो और कॉलम भी हमारा 2 है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हम यहाँ पे राइट करते हैं 2x - 1 then x² - x, it's a +1, then x + 1 then 2x + 1। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। तो 2x - 1 को 2x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x + 1। ठीक है, अब फिर हमें माइनस साइन देना है, फिर डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, x² - x + 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ना x + 1 के साथ। ओके, 2x - 1 2x + 1 यानी a - b × a + b का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी a² - b², क्योंकि है ना 2x इक्वल है 1 1 इक्वल है, प्लस माइनस का फॉर्मूला है तो a - b × a + b दैट इज a² - b²। फिर माइनस रखते हैं, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² के साथ मल्टीप्लाई होकर x³ हो गया, फिर x को -x के साथ मल्टीप्लाई किए x², फिर x को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +x, फिर उसी तरह +1 जो है फिर एंटायर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो x² माइनस 1 को x में मल्टीप्लाई करेंगे x, देन 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +1। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4x² हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब ये माइनस जो है भीतर एंट्री करने से पहले हमें यहाँ पे देख लेना है क्या क्या हमारा कैंसिल हो रहा है। प्लस -x² कैंसिल हो गया, +x - x कैंसिल हो गया, x³ बचा और +1 बचा, x³ + 1। ठीक है, देन 4x² - 1 देन माइनस भीतर एंट्री करेगा, -x³ +- देन +- -1। अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं, -x³। ठीक है, पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम ले लेते हैं। ठीक है, x³ -x³ प्लस 4x² देन -1 कितना हो जाएगा हमारा -2। सो इट्स योर आंसर, राइट, करेक्ट। तो हम फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट को हम सारा बिट हमारा 2 × 2 ऑर्डर में था, तो हम 2 × 2 ऑर्डर में कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वो हमें पता चल गया। ठीक है, देन हम देखते हैं कि 3 × 3 ऑर्डर में कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं। ओके, देन हम देखेंगे एग्जाम्पल 2 हम राइट किए हैं। एग्जाम्पल 2 में लिखा है इवैल्यूएट, फर्स्ट टाइम में लिखा है 3 2 5 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी 3 ऑर्डर में है रो, कॉलम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ठीक है, यानी 3 × 3 ऑर्डर में है ये। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, लिखना है हमें डिटर्मिनेंट का सिंबल देना है, इक्वल साइन देना है, क्वेश्चन को कॉपी करना है, 3 2 5 4 5 6 7 8 9। ओके, देन अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में देखते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब हमें 3 को लेना है, 3 यहाँ रखेंगे। अगर 3 को हम लेंगे यानी 3 जो होता है हमारा A1 का A11 का प्लेस होता है, ये हो गया A11 और ये हो गया A12 और ये हो गया A13। ठीक है, यानी हमें सिर्फ फर्स्ट रो को ही एक्सपेंशन मेथड में एक्सपांड करना है। ठीक है, एक्सपांड करेंगे तो 3 हम यहाँ पे राइट कर लिए हैं, यानी A11 राइट किए हैं। अगर हम 3 लेंगे तो 3 के सीधे के जितने एलिमेंट होंगे यानी रो में वो कैंसिल हो जाएंगे और कॉलम में भी जितने उसके एलिमेंट होंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 2 5 कैंसिल हो गया, 3 4 7 कैंसिल हो गया, रह गया 5 6 8 9। तो हमें लिखना है यहाँ पे
5 6 8 9, ठीक है। ओके, देन माइनस, क्योंकि हमारा पहला जो प्लेस होता है वो प्लस का होता है A11, दूसरा प्लेस जो होता है वो हमारा 12 यानी माइनस का प्लेस होता है, देन 13 जो होता है हमारा प्लस का प्लेस होता है, ठीक है। और भी एक ईजी प्रोसेस है जिसे जानेंगे कैसे कौन सा घर हमारा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। इनके जो वैल्यूज हैं यहाँ न्यूमेरिकल जो नीचे लिखे हैं 11 12 13, तो इनके डिजिट्स को ऐड कर दीजिए। 1 1 2 यानी इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब पॉजिटिव, 2 1 3 यानी ऑड नंबर है यानी माइनस, फिर 3 1 4 हमारा पॉजिटिव, 3 1 4 हमारा इवन नंबर है, तो 1 को 3 में ऐड करें 4 हो गया, ये पॉजिटिव। तो जितने इवन नंबर रहेंगे उनका पॉजिटिव साइन आएगा, जितने ऑड होंगे उनके डिजिट को ऐड कर लें तो माइनस साइन आएगा, तो ये हो गया माइनस। देन हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, यानी A12 का वैल्यू 2 लिख लिए। अब 2 के सीधे में उसके रो में जितने एलिमेंट्स है कैंसिल हो जाएंगे, उसके कॉलम में जितने एलिमेंट्स है कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 2 5 रो में कैंसिल हो गए, 2 5 8 कॉलम में कैंसिल हो गए, बचा क्या 4 6 7 9, 4 6 7 9। ओके, देन हम देखेंगे प्लस A13 का वैल्यू को डिफाइन करेंगे। प्लस A13 के वैल्यू कितना है ना 5 है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 5 लिखना है। अब इसके सीधे में जो रो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 2 5 कैंसिल हो गया, और कॉलम भी 5 6 9 उसी के सीधे में कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारा 4 5 7 8, तो हमें लिखना है 4 5 7 8, ठीक है। 3 का 3 रखते हैं। अब ये 2 and 2 ऑर्डर में आ गया है, जैसे ही 2 2 ऑर्डर में आएगा तो हमें डायगोनली इसे एक्सपांड कर देना है, तो डायगोनली यानी 5 को 9 में मल्टीप्लाई करना है और 8 को 6 में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 9 माइनस 8 × 6, देन फिर माइनस का माइनस रखते हैं, 2 का 2 आ गया। यहाँ पे भी वैसे ही करना है, डायगोनली 4 9 में मल्टीप्लाई होगा, 4 × 9 देन माइनस 7 × 6, देन फिर प्लस 5 का प्लस 5 लिखना है, यहाँ पे भी डायगोनली करना है, 4 × 8 माइनस 7 × 5, 3 का 3 रह गया, 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 माइनस 2 का 2 रखते हैं, 9 4 जा 36 माइनस 7 6 जा 42 प्लस 5 8 4 जा 32 माइनस 7 5 जा 35, 3 का 3 रखते हैं, 45 से 48 माइनस कर लेते हैं तो माइनस 3 आता है, क्योंकि 48 बड़ा है 45 से, ठीक है। देन माइनस 2 का 2 रखते हैं, ओके, देन 36 से 42 माइनस कर लेते हैं तो माइनस 6 आता है, ओके, क्योंकि 42 बड़ा है यहाँ पे, प्लस 5, देन 32 से हम 35 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू आता है -3, ठीक है, क्योंकि 35 32 से ग्रेटर है। 3 3 जा 9 इट्स ए -9, माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, देन प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं -15 -9 टोटल हमारा कितना हो गया -24 प्लस 12, -24 से +12 हमारा माइनस कर लेते हैं तो और -12 आ जाता है, तो ये हो गया हमारा आंसर, राइट। तो ये था 3 × 3 ऑर्डर में कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली एग्जांपल में है ना 2 बिट दिया, फर्स्ट बिट एंड सेकंड बिट, हम फर्स्ट बिट सॉल्व कर दिए हैं ताकि आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे हम इस तरह का हम एक्सरसाइज को जब आएंगे तो बिट बाय बिट वहाँ पे सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसे हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर आते हैं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पे नॉर्मली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम 3 राइट किए हैं क्योंकि बोर्ड हमारे पास इनसफिशिएंट है। तो फर्स्ट हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, देन इसे इरेज करके हम बाकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखा है डिटर्मिनेंट का, इट इज़ ए न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे न्यूमेरिकल वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट नॉर्मली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू किसे कहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 किसी नंबर्स को हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। दिस मीन्स दैट इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टन न्यूमेरिकल फिगर और क्वांटिटीज
these means such as 5, 10, 0, -7, -13 ये सारे नंबर्स हैं, इन्हें न्यूमेरिकल्स बोला जाता है। तो न्यूमेरिकल से ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट होता है एसेट्रा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट ए के दोनों तरफ बार दिया है, तो इसे रीड करेंगे कैसे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। अब 1, 2, 3, 4 बेसिकली देखें तो यहाँ पे हमारा दो रो है, ये हो गया एक रो और दूसरा रो ये हो गया। कॉलम देखे जाए ऐसा कि एक कॉलम हो गया और इधर से एक कॉलम हो गया, तो यानी ये 2 × 2 ऑर्डर में है, ठीक है, 2 रो है और कॉलम भी 2 है, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो डायगोनली सॉल्व करेंगे, यानी 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो पहले 1 को 4 में मल्टीप्लाई किए, 1 × 4, देन माइनस का माइनस रहा, 2 × देन 3 मल्टीप्लाई हो गया। तो नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो बीच में क्या सिंबल आता है, माइनस सिंबल आता है, ठीक है। देन 1 को 4 में मल्टीप्लाई किए 4, हम यहाँ पे एक स्टेप हाइड कर दिए, 1 को 4 में मल्टीप्लाई किए 4 माइनस 3 2 जा 6, अब 4 से 6 माइनस हो जाएगा तो आंसर निकलेगा कितना, -2, ओके। देन अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंड बिट पे, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कहा जाता है कि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से ही ऑब्टेन किया गया है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही इसे फाइंड आउट किया गया है। ऑब्टेन का मतलब होता है फाइंड आउट। दिस इम्प्लाइज दैट ए डिटर्मिनेंट कैन बी हैड ओनली, द वर्ड यहाँ पे ओनली यूज हुआ है, ओनली फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर मैट्रिक्स। और क्लियरली मना कर रहा है बाकी कोई भी मैट्रिक्स से इसे डिटर्मिनेंट को नहीं बनाया गया है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स से बनाया गया है। whose number rows and columns are not equal। अदर मैट्रिक्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल, ठीक है। डिटर्मिनेंट केवल उन मैट्रिक्स से हो सकता है जहाँ पे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, बट यहाँ पर अदर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना होने की वजह से वहाँ पर डिटर्मिनेंट्स नहीं हो पाते। तो डिटर्मिनेंट्स ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होते हैं, यानी जहाँ पे नंबर ऑफ रो जितना होगा नंबर ऑफ कॉलम भी उतना होगा। द स्क्वायर मैट्रिक्स मे हैव हाउएवर बी ऑफ एनी ऑर्डर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भीज मतलब सच एज 2 × 2 ऑर्डर को हम रीड करेंगे, रीड एज 2/2 ऑर्डर में रह सकता है, या 3 × 3 ऑर्डर में रीड करेंगे, रीड एज 3/3, और एनी हायर ऑर्डर का मतलब 2 × 2 ऑर्डर हो सकता है, 3 × 3 ऑर्डर, इससे भी ज़्यादा हायर ऑर्डर का आते हैं, 4 × 4 ऑर्डर हो सकता है, 5 × 5 ऑर्डर हो सकता है, 6 × 6 ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा है यहाँ पर एनी हायर ऑर्डर, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ सच मैट्रिक्स है ना, इन तरह का एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया। बेसिकली 2 × 2 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल दिया है और 3 × 3 ऑर्डर का एक एग्जाम्पल दिया है। 2 × 2 ऑर्डर में जैसे कि 2 रो है और ऐसे करके 2 कॉलम हो गया। यहाँ पे अगर देखें 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। तो यानी कॉलम भी यहाँ पे रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है, एंड 3 × 3 ऑर्डर, रो यहाँ पर 2 है, कॉलम भी 2 है, 2 × 2 ऑर्डर, यानी रो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही डिटर्मिनेंट उससे हो सकते हैं, ठीक है। देन थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को आते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन वेरिएबल्स सच एज। कहता है कि डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑब्टेन का मतलब होता है फाइंड आउट, ठीक है। हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द कोएफिशिएंट ऑफ सर्टेन अननोन वेरिएबल्स, राइट। प्रीवियस के इसमें हम देखे थे जैसे कि सर्टेन अननोन वेरिएबल्स किसे कहते हैं, जैसे कि x, y, z। हम इक्वेशन बनाए थे कि 2x + 3y = 5, इस तरह का इक्वेशन होता है, तो वहाँ पे x, y, z इन तरह के वेरिएबल का इस्तेमाल होता है, एसेट्रा। दिस मीन्स दैट डिटर्मिनेंट इज वर्ड विदाउट ओनली फ्रॉम द कोएफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिस्टम। तो यहाँ पर कौन कर रहा है, कोएफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक सिस्टम को, एंड नॉट फ्रॉम एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट, वेरिएबल, एसेट्रा। तो अब देखेंगे कोएफिशिएंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सिस्टम को। हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। 2x + 3y = 7,
ए लीनियर इक्वेशन है, 5x प्लस वाई इक्वल्स टू 11 ए भी एक लीनियर इक्वेशन है। दो इक्वेशन में हमारे पास x और y वेरिएबल है, पहला इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में भी x और y वेरिएबल है। अब वो बोला है यहाँ पे कोएफिशिएंट कॉन्स्टिट्यूटिंग ए सिस्टम। कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, x के साथ या फिर y के साथ जो बैठे होते हैं वो कोएफिशिएंट होते हैं। तो नॉर्मली x और y वेरिएबल है, उनके साथ में जो 2 बैठा है, x के साथ में 2 बैठा है तो 2 हो गया उसका कोएफिशिएंट, y के साथ 3 बैठा है तो 3 उसका हो गया कोएफिशिएंट। बाकी 7 जो है यहाँ पे फ्री फॉर्म में है, यानी इसके साथ कोई भी वेरिएबल x y z वगैरह नहीं है, ठीक है, तो यानी ये कांस्टेंट है। तो जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ जो बैठे होते हैं वो कोएफिशिएंट होते हैं और उन्हीं को ही लेकर डिटर्मिनेंट बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखें, जैसे डिटर्मिनेंट बना है, x का वैल्यू हो गया 2, सो यहाँ पे 2 है, y का वैल्यू 3 तो यहाँ पे 3 आ गया। फिर यहाँ पे आते हैं सेकंड इक्वेशन में, x का वैल्यू 5 सो यहाँ पे 5 हो गया, y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 रखें। तो ये हो गया 2 3 5 1 और 2 into 2 ऑर्डर में, यानी 2 रो है और कॉलम भी 2 है, ठीक है। तो इसलिए वो बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल लेट लीनियर इक्वेशन रिलेशन फेनोमेनन, फेनोमेनन मीन्स कैरेक्टर, ठीक है, बी 2x plus 3y equals to 7 and 5x plus y equals to 11, the square matrix of the coefficient for finding determinant of the above system। तो ये जो above system है हमारा लीनियर इक्वेशन, उसको हम डिटर्मिनेंट कैसे करें हैं ना, 2 3 उनके वेरिएबल्स लिखे हैं, x के कोएफिशिएंट 2 है यहाँ पे, y का कोएफिशिएंट 3 है, फिर x का कोएफिशिएंट 5 यहाँ पे है और y का कोएफिशिएंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया 2 into 2 ऑर्डर, इस तरह से लिखा जाता है, राइट। देन इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। रिमेनिंग के ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे और भी बाकी के 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम बोर्ड इरेज करके देन सेकंड 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, देन डी बिट ई बिट, अब लास्ट 2 बिट रहा कैरेक्टरिस्टिक्स का, अब इसे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं डी बिट में क्या लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्क्वायर मैट्रिक्स एनक्लोज्ड बाय 2 बार्स इन इट्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड्स। कहता है कि डिटर्मिनेंट को हम जब स्क्वायर मैट्रिक्स से एनक्लोज करते हैं तब कैसे करते हैं ना, ऐसे डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखे हैं 2 3 5 and 1 और इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक बार देते हैं, राइट हैंड साइड में एक बार देते हैं, देखिए इसे एनक्लोज कर देते हैं यानी बंद कर देते हैं, ठीक है। वही बात लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड मीन्स फाइंड आउट, इट इज फाइंड आउट फ्रॉम स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनक्लोज्ड बाय 2 बार, तो यहाँ पर दोनों तरफ 2 बार दिए हैं, इन इट्स लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड में बार है, दूसरा राइट हैंड साइड में बार है। दस इन द अबव एग्जाम्पल before calculating the value of the determinant the given square matrix is represented as, तो यहाँ पे 2 into 2 ऑर्डर में दिया गया है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले ऐसे ऑर्डर में उन्हें सजाना होता है, ठीक है, जैसे कि दोनों तरफ बार देना है, देन उनको वैल्यू भीतर एलिमेंट्स को राइट करना है, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करने के बाद हम डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन स्टार्ट कर पाएंगे। दिस सिस्टम इज अडॉप्टेड ओनली टू अवॉइड कंफ्यूजन इज डिस्टिंग्विशिंग ए डिटर्मिनेंट फ्रॉम मैट्रिक्स। तो ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि हम डिटर्मिनेंट कर रहे हैं या फिर मैट्रिक्स कर रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता है। यहाँ पे जैसे बार दिया गया है ये डिटर्मिनेंट है, अगर इन बार की जगह अगर हम ब्रैकेट कर लें, जैसे हल्का सा इधर मोड़ लें ऊपर नीचे, ऐसा इधर ब्रैकेट कर लें तो ये फिर मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तो यानी ब्रैकेट अगर लगाते हैं तो मैट्रिक्स है, ब्रैकेट उठा लेते हैं तो ये बन जाता है डिटर्मिनेंट। तो इसलिए इसे ऐसा लिखना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि ये डिटर्मिनेंट ही है और उसी प्रोसेस से इसे सॉल्व कर सकें। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है, इट हैज़ ए लार्जर नंबर ऑफ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़। इसमें ढेर सारे प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं जो कि हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में। कहता है कि प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है रूल्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो ढेर सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़, कई सारे इसमें रूल होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ मतलब रूल्स। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़, इसमें ढेर सारे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं।
ऑफ विच इट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड स्ट्रेट वे, जिसका इस्तेमाल हम डिटर्मिनेंट में करते हैं, बड़े स्ट्रेट वे में करते हैं, विदाउट अंडरगोइंग द नॉर्मल प्रोसीड्योर विच इज यूजुअली वेरी लेंथी एंड टीडियस वन। ठीक है, क्लास 10 में जब हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते थे तो ढेर सारे लेंथी प्रोसेस का इस्तेमाल करते थे। इवन हम जब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2x + 3y = 5, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट टाइप। 3x + 5y = 10, दिस इज द इक्वेशन सेकंड टाइप। मान लीजिए कि दो इक्वेशन है, इस तरह का इक्वेशन को आप क्लास 10 में भी सॉल्व करके आए होंगे। इन्हें हम कहते हैं लीनियर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन। इन इक्वेशंस को जब हम क्लास 10 में सॉल्व करते थे तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता था। ठीक है, बट इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को हम डिटर्मिनेंट में सॉल्व करेंगे विद इन अ वेरी शॉर्ट वे, यानी बड़े इजी तरीके से और शॉर्ट वे से इसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट में सॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए लिखा है यहाँ पे डिटर्मिनेंट स्ट्रेट वे विदाउट अंडरगोइंग द नॉर्मल प्रोसीड्योर। नॉर्मल प्रोसीड्योर में हम नहीं जाएंगे, इट इज़ यूजुअली वेरी लेंथी, क्योंकि क्लास 10 में जो नॉर्मल प्रोसीड्योर यूज करते थे तो काफ़ी लेंथी होता था, एंड टीडियस वन। राइट, टीडीएस का मतलब होता है बोरिंग, काफ़ी बोरिंग होता था, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा लेंथी अगर हो तो वो बोरिंग लगता है। ठीक है, बट यहाँ पर डिटर्मिनेंट में ना ही आपको बोरिंग लगेगा, ना ही आपको कोई लेंथी प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशंस को हम यहाँ पे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में दिया है कि कैसे हम डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं बड़े से बड़े लीनियर इक्वेशंस को। राइट, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट आते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज कोफैक्टर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कोफैक्टर्स एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होता है, माइनर्स क्या होते हैं एलिमेंट में। एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट भी हमारा हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 2 3 4 5। मान लीजिए कि एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 2 3 4 5। 2 3 4 5 ये जो नंबर देख रहे हैं इन्हें एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है कि कोफैक्टर्स एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इन एलिमेंट्स के हम कोफैक्टर भी निकालेंगे और माइनर्स भी निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर्स और माइनर्स दोनों को फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि कोफैक्टर्स क्या है, क्योंकि ढेर सारे एग्जाम्स में थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोफैक्टर, व्हाट इज माइनर। तो उसके लिए हम यहाँ पे बोर्ड में राइट कर लिया, व्हाट इज कोफैक्टर का मीनिंग यहाँ पे राइट किए, व्हाट इज माइनर का भी राइट किए। फिर इस कोफैक्टर और माइनर के लिए हम एग्जाम्पल्स देके सॉल्व करेंगे ताकि आप उसे बेहतर तरीके से समझ पाएँ। पहला हम देखते हैं व्हाट इज कोफैक्टर। बाय द कोफैक्टर ऑफ एन एग्जाम्पल एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट वी मीन द प्रोडक्ट ऑफ -1 टू द पावर i प्लस j। ये जो टू द पावर i प्लस j है फॉर्मूला बनाया गया है, ये एक्चुअली है क्या, जैसे कि हम पता है हमें अगर डिटर्मिनेंट हमारा 2 ऑर्डर में है तो a11 a12 a21 a22, राइट, ये हो गए हमारे 2 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट। यहाँ पे जो a के प्लेस है 11 का प्लेस, पहला 11 का मतलब 1 1 11 है, तो 1 जो हो गया i के प्लेस में रहेगा, और सेकंड यानी 10 प्लेस में जो वैल्यू है वो i के प्लेस में रहेगा, और 1 के प्लेस में जो वैल्यू है 1 वो j के प्लेस में रहेगा। सिमिलरली a12 10 के प्लेस में कौन है, 1 है, 12 का मतलब क्या हो गया a12, a12 का मतलब 10 के प्लेस में 1 है, तो i हो जाएगा हमारा, कैसे लिखा जाएगा, a यहाँ पर लिखा है -1। अब मान लीजिए कि a12 को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ये जो फर्स्ट है 10 का प्लेस में जो है वो i का वैल्यू है, ठीक है ना, i के जगह हम 1 लिखेंगे, प्लस फिर j के जगह क्या लिखेंगे ना 2 लिखेंगे, यानी 1 के प्लेस में जो है उसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसे कहते हैं 1 का प्लेस, इसे कहते हैं 10 का प्लेस। जैसे हम क्लास 3 4 5 में पढ़ के आए थे, 1 प्लेस 10 प्लेस 1000 प्लेस, राइट, 100 प्लेस 1000 प्लेस, तो इसी तरह तो 1 के प्लेस में जो है वो हो गया j है, 10 के प्लेस में जो है वो है i है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हम a12 की बात करें तो 1 + 2, a11 की बात करें तो 1 + 1, a21 की बात करें तो 2 + 1, ठीक है, a22 की बात करें तो 22 2 2 है तो 2 + 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, -1 टू द पावर i + j एंड द माइनर ऑफ द कंसर्न्ड एलिमेंट mij, ठीक है ना, m का मतलब होता है माइनर, माइनर में ij का मतलब भी वही है, i हो गया फर्स्ट प्लेस 1, j हो गया सेकंड प्लेस 2, ठीक है कि नहीं।
सिंबॉलिकली इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम राइट कर चुके हैं, इसी फॉर्मूला से हम आगे चल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है। सी का मतलब हो गया कोफैक्टर, आई जे का हम पहले ही बता चुके हैं 10 प्लस और 1 प्लस है इज इक्वल्स टू -1, यानी कोफैक्टर ऑफ आई जे इक्वल्स टू -1 आई प्लस जे टू द पावर इनटू एम फिर आई जे। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को आपको लर्न कर लेना है। अब ये बहुत ही इजी है, एक दो क्वेश्चंस को आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली ये आपको याद रह जाएगा, एक्स्ट्रा आपको टाइम नहीं लगाना है कि इसे याद करने के लिए। ठीक है, ओके। देन हम आते हैं व्हाट इज माइनर, राइट। हम ये कोफैक्टर का जब इसके बाद हम एक एग्जांपल पिकअप करेंगे, उसमें इसका यूज भी दिखाएंगे कि कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, अब आते हैं हम व्हाट इज माइनर के पास। व्हाट इज माइनर में लिखा है by the minor of an element of a determinant we mean that sub square determinant of the given determinant along which the particular element aij does not exist। यहाँ पे कहता है aij का कोई मतलब नहीं है, aij यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अब होता क्या है यहाँ पर माइनर में, इट इज ऑब्टेन्ड, इसे फाइंड आउट किया जाता है बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम ऑन विच पर्टिकुलर एलिमेंट aij लाइज। जहाँ पे aij रहता है वहाँ पे हम पर्टिकुलर एलिमेंट को, रॉ और कॉलम को, यहाँ पे क्या लिखा है, रॉ और कॉलम को हम क्या करते हैं, डिलीट करके फाइंड आउट करते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज फाइंड आउट बाय डिलीटिंग, डिलीट करते हैं किसको, रॉ को और कॉलम को। जैसे कि मान लीजिए कि हम, ये हो गया A11 का प्लेस है, ये हो गया A12 का प्लेस है, ये हो गया A21 का प्लेस है, ये हो गया A22 का प्लेस है। मुझे A11 का माइनर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A11 का माइनर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11। तो A11 के सीधे में जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा, जो रो है वो भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी वही है कि ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रॉ एंड कॉलम। रॉ को भी डिलीट करेंगे, कॉलम को भी डिलीट करेंगे। तो 2 के सीधे में जो रो है वो डिलीट हो जाएगा, कॉलम भी जो है वो भी डिलीट हो गया। तो ये दोनों अगर डिलीट हो जाएंगे तो बचेगा एलिमेंट क्या, 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। तो माइनर ऑफ A11 कितना हो गया, 5। सिमिलरली A12 को निकालना है हमें, माइनर ऑफ A12, A12 क्या आ गया ना, हम यहाँ पे देखेंगे माइनस फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A12 माइनर ऑफ A11, यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज i.e. दैट इज M11 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। ठीक है ना, क्योंकि हम माइनर लिख लें तो इसलिए हम M लिखेंगे। ठीक है ना, माइनर ऑफ A11, इधर से कॉलम और इधर से रो कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 5 बचा। तो M11 का वैल्यू कितना होगा, 5। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 दैट इज M12, यानी हम इसका माइनर निकाल रहे हैं A12 का, यानी M12 माइनर 12 क्या होगा, 3 का सिमिलरली कॉलम और रो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ठीक है, फिर हमें लिखना है माइनर ऑफ A21 दैट इज M21, यानी माइनर 21। अब माइनर 21 हम देखेंगे 21 का सीधे का रॉ को कैंसिल करना है, डिलीट करना है, और कॉलम को भी डिलीट करना है। तो इधर से और इधर से कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। फिर लिखना है माइनर ऑफ A22 दैट इज M22। A22 का माइनर निकालना है, यानी M22 माइनर 22। तो 5 के सीधे में जो रो है वो भी डिलीट हो जाएगा और कॉलम जो है वो भी डिलीट हो गया। तो इधर से ये डिलीट हो गया, इधर से ये डिलीट हो गया, तो बचा क्या, 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फिर से 2, राइट। तो इस तरह से हम माइनस फाइंड आउट करते हैं, राइट। और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन हम एग्जांपल के थ्रू जाएंगे, वहाँ पर माइनस का भी कैलकुलेशन करेंगे और कोफैक्टर्स का भी कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं इसका। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कोई एग्जाम्पल 3 में दिया है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, माइनर्स का अब हमें यहाँ पे फॉलोइंग डिटर्मिनेंट यहाँ पे दिया है जिसका हमें माइनर फाइंड आउट करना है, माइनर्स भी और कोफैक्टर्स भी फाइंड आउट करना है। ठीक है,
ए डिटर्मिनेंट 2 3 1 5 यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर, 2 रो 2 कॉलम दिया गया है, 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। इसका माइनर कैसे फाइंड आउट होगा और कोफैक्टर कैसे, तो चलिए देखते हैं। पहले हमें माइनर फाइंड आउट करना है, यहाँ पे लिखना है माइनर्स। माइनर ऑफ A11 यानी पहला जो प्लेस है वो हमारा A11 का है, और ये हो गया A12 का, और ये हो गया A21 और ये हो गया A22। तो माइनर ऑफ A11 IE का मतलब होता है दैट इज M11 यानी माइनर 11, M फॉर माइनर, माइनर 11। तो माइनर 11 को फाइंड आउट करने के लिए A11 के सीधे का रो को कैंसिल कर देना है, उसके कॉलम को भी कैंसिल कर देना है, यानी 2 3 इधर से 2 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 5, तो यहाँ पे हमें लिखना है 5। इट्स अ वेरी सिंपल, राइट। देन माइनर ऑफ A12 दैट इज M12। अब M12 को फाइंड आउट करना है, A12 का मतलब हो गया दैट इज M12 माइनर 12, तो उसके सीधे का कॉलम और उसके सीधे का रो कैंसिल हो गया, तो 2 3 इधर से कैंसिल, 3 5 इधर से कैंसिल, बचा क्या 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, ओके। माइनर ऑफ A21 दैट इज M21 यानी M हमें 21 फाइंड आउट करना है, तो M21 के सीधे में जो कॉलम है 2 1 कैंसिल हो जाएगा और रो जो है 1 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3, तो हमें यहाँ 3 लिखना है। माइनर ऑफ A22 दैट इज M22 यानी A22 मतलब 5 के सीधे में जो कॉलम है वो कैंसिल हो जाएगा, 5 3 कैंसिल, रो 5 1 कैंसिल, बचा क्या सिर्फ 2, तो हमें लिखना है 2। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट माइनर। माइनर देखिए कितना इजी है, हम माइनस फाइंड आउट कर दिए। अब आएंगे हम कोफैक्टर्स को, ठीक है। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला राइट करना है, जैसे हम बोर्ड इरेज करने से पहले देखे थे, Cij इक्वल्स टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू M Ij, ये है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें हम कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। कोफैक्टर ऑफ A11 IE मीन्स दैट इज, ठीक है, C11। अब C11 कैसे हो गया, कोफैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे A11 का, तो आता है हमारा C11 यानी I और J के प्लेस में क्या लिखना है 11 लिखना है, 1 1, ठीक है। 1 जो हो गया I और ये जो 1 हो गया J, इक्वल्स टू, इक्वल साइन दे दिए। अब ब्रैकेट में लिखना है -1 को 1 लिख लेना है, ठीक है। अब C का C लिखे हैं, I के जगह 1 लिखे हैं और J के जगह भी 1 लिखे हैं, ठीक है। -1 का -1 रखें। अब I का वैल्यू कितना होगा 1 प्लस J का वैल्यू भी कितना होगा 1, ओके। डॉट फिर M I की जगह भी 1 और J के जगह भी 1 लिखना है, 1 1, ठीक है, ओके। अब -1 का पावर कितना हो गया, इट्स 2। अब डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई साइन है, ठीक है। M11 का वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं, M11 का वैल्यू कितना है 5, तो M11 की जगह कितना लिखेंगे 5। तो -1 को अगर 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो +1 इंटू फिर 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5, तो यानी हमारा कोफैक्टर C11 का वैल्यू कितना आया 5। अब हमें फिर से करना है कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज C12 -1। अब 11 के जगह अब हम यहाँ 12 लिखेंगे क्योंकि हम कोफैक्टर A12 का फाइंड आउट कर रहे हैं, तो A12। अब यहाँ IJ के प्लेस में क्या लिखना है 1 और 2, 1 प्लस 2, ठीक है। I के घर में 1, J के घर में आ गया 2 इंटू M, फिर कितना हो गया 1 2, I के घर में लिखेंगे 1, J के घर में लिखेंगे 2, -1 2 को 1 में ऐड कर लेते हैं 3 हो जाता है। M12 का वैल्यू कितना है, M12 का वैल्यू है गया यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब -1 को 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई करें तो वही -1 होता है, इंटू फिर 1 का 1 रहा, -1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाता है -1, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A21 दैट इज C21 आप करेंगे, हम A21 को फाइंड आउट करेंगे।
फिर से फॉर्मूला वही -1, आई जे के प्लेस में, आई के प्लेस में लिखना है 2 प्लस जे के प्लेस में लिखना है 1, 2 + 1 इंटू M21, ठीक है। आई के प्लेस में 2 लिखना है, जे के प्लेस में 1 लिखना है। -1, 2 को 1 में मल्टीप्लाई कर 2 को 1 में ऐड करें 3 इंटू M21 का वैल्यू देखते हैं। M21 का वैल्यू 3 है, तो हम यहाँ पे 3 रखेंगे। तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो -1 इंटू फिर 3 का 3 रहा, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करें तो -3, 3 1 जा 3, -n का -n रहा। देन कोफैक्टर ऑफ A22, यानी हम लास्ट देख रहे हैं, दैट इज C22 -2 + 2। आई के घर में भी 2 है, जे के घर में भी 2 है, तो i + 2 + 2। तो m को भी हम लिखेंगे 22, आई के प्लेस में 2 और जे के प्लेस में भी 2 रह गया। -1 2 हो गया कितना हमारा 4 इंटू M22 का वैल्यू देखते हैं कितना, M22 का वैल्यू 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, राइट। तो -1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 1 जा 2, ठीक है। 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स और टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा, इवन टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम 6 टाइम 8 टाइम, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो हो गया हमारा कोफैक्टर्स कितना आ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं CF, दैट इज कोफैक्टर आ गया हमारा कितना, पहला कोफैक्टर है 5, 11 के घर में है, 12 के घर में कितना है -1 और 21 के घर में कितना है -3 और 22 के घर में कितना है +2, तो यहाँ पे हम +2, ये हो गया हमारा कोफैक्टर, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, देन हम देखते हैं सारोस एक्सपांसन मेथड। अब इसमें देखेंगे सारोस एक्सपांसन मेथड क्या होता है। सारोस एक्सपांसन मेथड में लिखा है फ्रेंच मैथमेटिशियन पेरी फ्रेडरिक सारोस, ठीक है। फ्रेंच यानी फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था पेरी फ्रेडरिक सारोस। इनका जन्म 1798 में हुआ और 1861 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। अभी रिसर्च क्या किए थे, गैव ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट दिए थे, ठीक है। वो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ द 3 ऑर्डर, राइट। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए एक क्विकेस्ट मेथड बनाए थे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, तो इसके लिए सारोस क्या किए थे, डेवलप किए थे एक ऐसा मेथड जो कि क्विकेस्ट मेथड से उसे सॉल्व किया जा सके। बाय द सारोस इज पॉपुलरली नोन एज, तो वो मेथड बनाए थे जो उनके ही नाम से फेमस है, ठीक है, नोन एज सारोस एक्सपांसन मेथड, राइट। इसे सारोस एक्सपांसन मेथड कहते हैं। ये कौन सा मेथड है, तो 3 ऑर्डर्स के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, ये फॉर्मूला सारोस खुद बनाए थे, ठीक है। लिखते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस A12 A22 A33 प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32, देन ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद माइनस A31 A22 A13 प्लस A31 32 A23 A11 प्लस A33 A21 एंड A12। तो इस फॉर्मूला को आपको लर्न कर लेना है। इस फॉर्मूला को अगर लर्न कर लेते हैं तो हम क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे कितने इजी प्रोसेस से हम बिना ज़्यादा स्टेप्स आगे बढ़ाए हम इसे एक्सपेंशन मेथड में, यानी हम इसे सारोस के एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व करेंगे 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को, राइट। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन हम 3 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट को राइट करेंगे और सारोस के मेथड से उसे सॉल्व करके देखेंगे कि कितने क्विकेस्ट मेथड में ये सॉल्व होता है, राइट। ओके, एग्जाम्पल 7 हम राइट कर लिए हैं। एग्जाम्पल 7 में लिखा है यूजिंग द सारोस एक्सपेंशन मेथड इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गिवन बिलो, ठीक है। सारोस का मेथड से हम इसे 3 इंटू 3 ऑर्डर में ये डिटर्मिनेंट है, जिसे सारोस इन्हीं 3 इंटू 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का डेवलपमेंट किए थे, ठीक है।
तो अब देखते हैं इन्हीं का वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, आंसर कितना इजीली हमें मिल जाता है। ठीक है, अब हमें देखें यहाँ पे हो गया 1 जो है A11 का प्लेस है, A11, ये हो गया A12 और ये हो गया A13, और यहाँ पे हम लिखेंगे A21, इसे लिखना है A22, ये लिखना है A23। ठीक है, और ये हो गया 31, ये हो गया A32 और ये हो गया A33। ठीक है, ऐसे आपको लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब उसका वैल्यू ताकि हम इजीली यहाँ पे पिकअप कर सकें, तो आपको लिखना है ऐसे फॉर्मूला को राइट कर लेना है। ठीक है, देन वैल्यू को पुट करना है। A11 का वैल्यू कितना हो गया, A11 का वैल्यू होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, इनटू A22 का वैल्यू कितना होता है, A22 यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 इंटू A33 हो गया हमारा 9, यानी यहाँ पे जो हम वैल्यू लिए हैं डायगोनली लिए हैं 159, ऐसे डायगोनली लिए। ठीक है, प्लस A12 का वैल्यू कितना होता है 2, इंटू 23 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज है ना 6, इंटू फिर 31 का वैल्यू कितना होता है ना 7। ठीक है, तो यानी अब उसके बाद क्या हो गया, पहला डायगोनली ऐसे आ रहा है, दूसरा डायगोनली क्या जाए, ये भी डायगोनली जाएगा, तो 2 6 और इसके बाद अब इधर नहीं है, तो 2 6 से टकराते हुए वो पीछे को सीधा बैक करेगा, यहाँ पे 7 को आ जाएगा, यानी 2 6 7। ठीक है, 2 6 7 प्लस अब क्या करना है, A13 का वैल्यू हो गया 3, इंटू A21 का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 4, A21 हमारा 4, देन इंटू A32 का वैल्यू कितना हो गया, 32 हो गया हमारा 8। ठीक है, तो यानी हमारा 3 4 8, यहाँ से लिया है 3, यहाँ से लिया है 4 और यहाँ से लिया है 8। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन A31 का वैल्यू कितना होता है, देखें A31 का वैल्यू हो गया 7, इंटू A22 का वैल्यू कितना है, दैट इज 5, इंटू A13 का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 3, प्लस A32 का वैल्यू कितना हो गया 8, इंटू A23 का वैल्यू कितना हो गया, A23 का वैल्यू 6, इंटू A11 का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 1, प्लस A33 का वैल्यू कितना हो गया 9, मल्टीप्लाइड A21 का वैल्यू कितना हो गया 4, मल्टीप्लाइड A12 का वैल्यू कितना हो गया, दैट इज 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ओके, सारे वैल्यूज को हम राइट कर लिए हैं, तो चलिए इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 जा 45, 45 1 जा 45, सो यहाँ पे रह गया 45, प्लस अब यहाँ पे हम देखते हैं 7 6 जा 42, 42 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है हमारा 84, प्लस यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करना है 3 4 जा 12, देन 12 8 जा ऐसे 96 से 96, राइट, ये हमारा हो गया। देन हम माइनस साइन देते हैं, अब इधर कैलकुलेशन करते हैं। 5 3 जा 15, 15 को 5 में मल्टीप्लाई करें 105, प्लस 8 6 जा 48, 48 को 1 में मल्टीप्लाई करें तो 48, प्लस देन 4 2 जा 8, 8 9 जा 72, सो यहाँ पे 72 हो गया। ओके, देन डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, अब इसे हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 45 को 45, देन 84, देन हो गया 96। ठीक है, ओके, 6 4 10, 5 15 5, इन हैंड 1, 9 1 10, 8 18, देन 4 इट्स 22, यानी 2 2 5, तो ये हो गया हमारा 2 2 5। देन माइनस का माइनस साइन रखते हैं, अब इसे ऐड कर लेते हैं, इसे ऐड करके देखते हैं कितना होता है, 105 48, देन 72, 8 2 10, 5 15 का 5, इन हैंड 1, 7 4 इट्स 11, 1 12, 2 इन हैंड 2, देन 2 इट्स 1, राइट, 7 4 11 1 12, 2 इन हैंड 1, देन 1 1 2, राइट, इट्स 225,
तो यहाँ पे ये भी हो गया 225। तो 225 से 225 माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आ गया 0, राइट। तो ये था सारस का मेथड से हम कैसे सॉल्व किए। सारस का मेथड में हार्डली हमारा 2 to 3 स्टेप्स में ही सॉल्व हो गया। नॉर्मल हम जब क्लासेस में आएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज में कि कैसे सॉल्व होता है सारस के मेथड्स में और नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स के मेथड में भी, ठीक है। नॉर्मल डिटर्मिनेंट्स के मेथड में 3 ऑर्डर्स के प्रोसेस थोड़ा लेंदी होते हैं, बट सारस के मेथड में 2 to 3 स्टेप्स में ही सॉल्व हो जाते हैं, राइट। अगर क्वेश्चंस में एग्जाम में बोला है कि सारस के मेथड से सॉल्व करिए तो सारस के मेथड से करेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो किसी भी मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन रखें, जिसमें इंट्रोडक्शन में मीनिंग, डेफिनेशन, कोफैक्टर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, माइनर्स, सारस मेथड, सारा चीज़ हम कवर कर लिए। ये था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे जिसमें हम सिलेबस को 1 by 1 कवर करेंगे, जिसमें एक्सरसाइज से ही स्टार्ट किया जाएगा, बीट बाय बीट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, राइट। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक हमारे वीडियो पहुंच पाए और हमारा क्लास सक्सेस हो पाए। क्योंकि हमारे क्लास का पर्पस भी यही है कि हम नीडी स्टूडेंट्स तक हम वीडियोस को पहुंचा पाएँ और वो घर बैठे अपना सिलेबस को कवर कर पाएँ, राइट। हैव अ गुड डे।